गुड इवनिंग बेटा। तो हम लोग सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया था। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें हम लोग वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर्ड करते हैं, इस मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस मेथड इज नोन एज ओस्टवाल्ड-बाल्कर मेथड। ओस्टवाल्ड-बाल्कर मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बाय एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक्सपेरिमेंट मेथड से वेपर प्रेशर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये चीज हम लोग ओस्टवाल्ड-बाल्कर मेथड में सीखेंगे। तो ओस्टवाल्ड एंड बाल्कर मेथड फॉर RLBP। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पिछली बार भी बोला था एक बार, और अब मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जो हमारे पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका मेन पर्पज है टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यानी कि जो भी हमारे पास में सोल्यूट यूज होते हैं उनका हम लोग मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली वैसे तो और भी हम लोग अननोन क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, बट जो मेन पर्पज है वो तो यही है कि हम लोग मोलर मास सोल्यूट का जो इवेल्युएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बात हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में भी स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो ओस्टवाल्ड मेथड है ये कैसे वर्कआउट करता है फॉर RLBP। इस चीज को हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। तो मैंने यहां पर एक डायग्राम बना लिया। ये एक कंटेनर ले लिया मैंने, इसी तरह का एक दूसरा कंटेनर बेटा इसके बगल में मैंने लिया है, बिल्कुल सेम टाइप का कंटेनर, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों कंटेनर को लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर आगे बना दूंगा। इसमें मैंने ड्राई एयर को पास किया, यहाँ पर ड्राई एयर को पास कर दिया इसमें, ठीक है। फिर इस ड्राई एयर को दूसरे कंटेनर से, फर्स्ट कंटेनर से दूसरे कंटेनर को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर ले आए। ऐसे ही इस ड्राई एयर को यहाँ से हम लोग इस तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट में पास ऑन कर देंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में पास कर देंगे, ठीक है ना। और ये पता करेंगे कि जो हमारे पास में यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसके मास में कितना गेन हो रहा है और सोल्यूट के मास में, वो सॉल्वेंट के मास में कितना डिक्रीज हो रहा है और सॉल्यूशन के मास में कितना डिक्रीज हो रहा है। ये यहाँ से ड्राई एयर यहाँ से रिमूव हो रही है और यहाँ से बेटा ड्राई एयर एंट्री कर रही है, ठीक है बेटा। यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है बेटा। और यहाँ पर मेरे पास दूसरे कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है, मतलब इसमें सोल्यूट नहीं है। प्योर मतलब यही होता है कि उसमें कुछ भी हमने सोल्यूट को ऐड नहीं करा। नॉन वोलेटाइल है मतलब यहाँ पर सोल्यूट की वेपर फॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सोल्यूट इसके अंदर सॉल्वेंट में डाल रखा, मतलब सॉल्यूशन है ये, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन की वेपर फॉर्म होगी और यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट की वेपर फॉर्म हो गई। क्योंकि कोई भी लिक्विड रखोगे तो वेपर तो फॉर्म होंगी, ठीक है ना बेटा। ये तुम डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो। ये अपन पूरी तरह तुम डायग्राम को अब समझ जाओगे कि इस तरीके से एयर आ रही है। ये हम लोग देख सकते हैं, एयर यहाँ पे हो गई, ठीक है। और यहाँ पे फिर और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पे मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख दिया है, ठीक है। और फिर एयर यहाँ से निकल रही है। इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, कंसंट्रेट, H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड और P4 होता है। ये सब के सब हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्कआउट करते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं समझा देता हूँ एक्सपेरिमेंट को पूरा। ये मैंने अभी शुरू में ही पहले बोल दिया था
कि वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो अपन ओस्टवाल्ड वाल्कर मेथड से सीखने जा रहे हैं। तो अपन ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने ड्राई एयर ले ली और इस ड्राई एयर को हमने यहाँ पर पास ऑन कर दिया। तो पहले अपन मेन कंसेप्ट है क्या, मेन कंसेप्ट क्या है, वेन एवर ए ड्राई एयर इज पास थ्रू ए लिक्विड देन द लॉस इन मास ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर। तो मैं इस पॉइंट को पहले लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेते हैं हम लोग। व्हेन ए ड्राई एयर इज पास्ड थ्रू ए लिक्विड then loss in mass of liquid is directly proportional to its vapor pressure। बिल्कुल बेटा, ठीक है। हाँ, यानी कि जब भी हम किसी ड्राई एयर को किसी भी अपन लिक्विड से पास ऑन करेंगे तो इस लिक्विड के मास में जो डिक्रीज होगा वो अपन इसी के वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि ऐसा समझ लो, मान लिया ड्राई एयर मैंने किसी भी लिक्विड से पास होकर कर दी, तो जो लिक्विड के मास में डिक्रीज हो रहा है, मान लिया 1 ग्राम का मास हमारे पास कम हो रहा है, तो वो उसके वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात अपन पे इसी कंसेप्ट पे ये हमारे पास में वर्कआउट करता है। तो हम इस चीज को लिखने के बाद अब ये समझ जाते हैं कि मान लिया हमारे पास में कोई ड्राई एयर है, अगर मैं उसे फर्स्ट सॉल्यूशन से अगर पास करता हूं, तो सॉल्यूशन से अगर पास करेंगे तो ये तो पता ही कि ड्राई एयर में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, तो जैसे ही हम लोग इससे पास करेंगे तो इसके पास जो वेपर्स होंगे उन सबको ये वेपर्स जो है, इन वेपर्स को एयर अपने साथ ले जाएगी। यानी कि यहां पर जो एयर होगी वो मॉइस्ट एयर होगी, बिल्कुल। यानी कि जैसे यहां से अपन पे एयर पास ऑन होगी तो ये एयर इन वेपर से सैचुरेट हो जाएगी, एक प्रकार से ऐसा मान लो, और ये वेपर सारी की सारी एयर के साथ चली जाएंगी, एयर मॉइस्ट हो जाएगी। तो जैसे यहां से वेपर्स हट जाएंगे, ये बेटा वेपर हट जाएंगी, तो इस वेपर्स हटने के बाद ये सॉल्यूशन फिर एवोपरेट होगा, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, वो सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, वो फिर वेपर बनाएगा, फिर यहां से एयर आएगी, फिर ये वेपर्स आगे ले जाएगी। इसका मतलब इसके मास में जो डिक्रीमेंट होगा, इसके मास में जो कंटिन्यू डिक्रीज होगा, वो इसके वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। तो लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हम लोग, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस, इसका वेपर प्रेशर पीएस है। सेकेंड में अब यहां आ गए हम लोग, बिल्कुल यहां पे सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने कितना मान रखा है, यहां पे वेपर प्रेशर कितना माना था हमने, पीएस, यहां पे वेपर प्रेशर पीएस और यहां पे वेपर प्रेशर पी नोट। तो यहां पर जितनी भी वेपर्स हैं वो इन्हें ले जाएगी, बट ये ध्यान रखें ये मॉइस्ट एयर है बेटा, ये मॉइस्ट एयर है, एयर मॉइस्ट है, इसका मतलब एयर में पहले से ही वाटर वेपर्स अवेलेबल है। तो जितनी एक्स्ट्रा वेपर्स होंगी, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, इसका मतलब जितनी एक्स्ट्रा वेपर्स होंगी वो एयर उन एक्स्ट्रा वेपर्स को लेकर के आगे चली जाएगी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बेटा ये वाली जो वेपर्स होंगी एक्स्ट्रा कितनी होंगी, यहां पर पीएस के बराबर पहले से ही मॉइस्चर है, अब यहां पे पी नोट है, तो जितनी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितनी है हमारे पास, पी नोट माइनस पीएस, इतनी वेपर्स यहां पर एक्स्ट्रा ऐसे बोल सकते हो इन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है वो। पीएस तो पहले से ही है, पी नोट यहां पर टोटल है, तो पी नोट माइनस पीएस को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि जितना अपन पे डिफरेंस है उन वेपर्स को यहां पे एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसके कारण यहां पे सॉल्वेंट के मास में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अपन दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट माइनस पीएस। अब ये दोनों वेपर्स यहां आ चुकी, बिल्कुल दोनों के वेपर्स यहां आ चुकी, तो इसके मास में क्या हो जाएगा, गेन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं गेन इन मास ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस, सॉरी पी नोट, दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी नोट हो गया। तो ये 3 इक्वेशन हो गई, हम इन्हें 1 2 3 नेम भी दे देते हैं,
ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को तो हमें समझ में आ गया, तो हम लोग एक काम करते हैं, अपन इस वाले मेथड में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग ध्यान देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस। और ये तुम्हें बता रखा है मैंने, उस समय RLBP में हमने पढ़ा हुआ है, ये वैल्यू क्या होती है n अपन n, और हम लोग I भी ले सकते हैं इफ सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी हमें गिवन होगा, तो ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी, इससे n/n की वैल्यू आ जाएगी। और हमें अगर मोलर मास सोल्यूट का निकालना है तो मोल को लिख देंगे मास ओवर ग्राम मोलिकुलर मास, वहां से ग्राम मोलिकुलर मास इवैल्यूएट हो जाएगा बेटा। अब अपन ध्यान देंगे, एक और काम हम लोग कर सकते हैं, क्या कि अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगी हमारे पास, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर गेन इन मास ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट, दैट इज n/n+n। ठीक है ना, और अपन वांट ऑफ फैक्टर भी ले सकते हैं बेटा। ठीक है ना, तो अपन उस केस में जब अपन सोल्यूट डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा तो हमें I लेना है। क्लियर, अपन पे ये वर्ड हमें क्लियर हो जाए। अब हम लोग ध्यान देंगे अपन पे नेक्स्ट वन पॉइंट, हम लोग ध्यान देंगे कि अपन प्रॉब्लम में जैसे जैसे हमें टॉपिक गिवन होगा, वो हम जैसे जैसे अपन प्रॉब्लम के अंदर जो जो चीज़ें हमें गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग अपन फार्मुलेशन कर देंगे। ठीक है ना, तो ये भी लिख लेना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये अपन लिख लो इस पॉइंट को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये अपन ध्यान रखना है, ये अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अब अपन आगे ध्यान देंगे, नेक्स्ट वन में हम लोग आगे ध्यान देंगे। एक अपन इसका प्रॉब्लम लेकर सोल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अपन उस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो ये अपन ध्यान देंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। चाहे कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, उसका मेन पर्पज यही होता है कि अपन लोग मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अब अपन आगे ध्यान देंगे, नेक्स्ट वन अपन ध्यान देंगे बेटा। नेक्स्ट वन हमारे पास एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, इसकी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि कैसा इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने यहां पर 3 कंटेनर ले लिए, कंटेनर 1, कंटेनर 2 और कंटेनर 3। ठीक है, कंटेनर 1, कंटेनर 2 और कंटेनर 3। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं इसमें से ड्राई एयर पास ऑन कर रहा हूं। ठीक है, यहां से ड्राई एयर इसमें जा रही है, यहां से ड्राई एयर सेकंड कंटेनर में जा रही है। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से ड्राई एयर फिर से अगेन इस कंटेनर में जा रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी हटा दीजिए, बिल्कुल यहाँ से ड्राई एयर आ चुकी, ऐसे ही यहाँ भी ड्राई एयर हटा दीजिए, बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रही होगी है। अब इसके बाद यहाँ से ड्राई एयर फिर रिमूव होती हुई यहाँ से और डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जा रही है। ठीक है बेटा, यहाँ से डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जा रही है। थोड़ा सा डायग्राम में टाइम तो लगता ही है बनाने में, और इस तरीके से ड्राई एयर रिमूव हो गई।
यहाँ पर ड्राई एयर रिमूव, ठीक है, ड्राई एयर निकल गई बाहर। बिल्कुल बेटा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, अब मैं इसमें फर्स्ट वाला कंटेनर ले लिया, सेकंड कंटेनर ले लिया, थर्ड वन कंटेनर ले लिया, तीनों कंटेनर मैं ले चुका, 1 2 3 तीनों कंटेनर मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तीनों कंटेनर अवेलेबल हैं। ठीक है बेटा, अब अपन ध्यान देंगे, अब अपन पे जो फर्स्ट कंटेनर है उसके यहाँ पर जो फर्स्ट कंटेनर है, प्रॉब्लम यह है कि इस फर्स्ट कंटेनर के मास में जो लॉस हो रहा है, लॉस इन मास ऑफ फर्स्ट कंटेनर लिख लेंगे, लॉस इन मास ऑफ फर्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू 1 ग्राम, गेन इन मास ऑफ सेकेंड कंटेनर दैट इज इक्वल टू 0.5 ग्राम, और थर्ड वन में लॉस इन मास ऑफ थर्ड कंटेनर 1 ग्राम, अगेन 1 ग्राम। ठीक है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड कंटेनर। ठीक है, तो हमें बताना है फर्स्ट वन, फाइंड फर्स्ट वन, और इन तीनों में अपन पे जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास अलग अलग है। सॉल्यूशन ऑफ यहाँ पर अपन पे जो सॉल्यूट है वो सेम है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर। पहले एक बार ये भी लिख देते हैं, कंटेनर्स कंटेन सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन, having different concentration, कंसंट्रेशन अलग अलग है। यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ पे C2 है, और यहाँ पर C3 है। और यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है, ये मैंने वेपर प्रेशर डाल दिया, P1 है, यहाँ पे P2 है, और यहाँ पे P3 है। ठीक है, तो फाइंड फर्स्ट वन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ P1 P2 और P3, और सेकेंड वन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ C1 C2 C3, थर्ड वन इफ यहाँ पर अपन तो सोल्यूट तो एक ही है, तो सोल्यूट का मोलर मास तो सेम ही होगा। तो हमें ये बताना है कि सोल्यूट का अगर मोलर मास सेम है तो किस में सोल्यूट हमारे पास और इक्वल अमाउंट है। यहाँ पर ध्यान रखना, सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेम। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेम इन ऑल कंटेनर। सही है, ठीक है बेटा। चलिए अपन ध्यान देंगे, एफ यहां पर ध्यान देना है, मोलर मास इज सेम, फाइंड आल्सो फाइंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं, आसानी है। तो अपन फर्स्ट वन क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट को अपन अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अपन कहीं ना कहीं कई बार समझाने के बाद भी बच्चों को डाउट बना रहता है। तो थोड़ा ध्यान देना कि अगर ड्राई एयर पास करेंगे, यहां से ड्राई एयर पास हो रही है, यहां पर ड्राई एयर पास हो रही है, ड्राई एयर अगर पास करेंगे तो जो ड्राई एयर पास होगी वो ड्राई एयर पहले कंटेनर में जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे कंटेनर में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, इस तरीके से जाती रहेगी ड्राई एयर। ठीक है ना, और फिर बाद में डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आ जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो अपन ध्यान देना, जैसी ड्राई एयर पहले कंटेनर से पास होगी तो ये ड्राई एयर सारी मॉइस्चर ले जाएगी अपने साथ, बिल्कुल सारी मॉइस्चर इसके साथ चलेगी। यानी कि फर्स्ट वाले कंटेनर से जैसी ड्राई एयर पास होगी तो इसके जो मास में लॉस होगा वो इसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर
यहाँ सॉरी इसके वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं बोल दूं कि फर्स्ट कंटेनर के मास में 1 ग्राम का लॉस हो रहा है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर 1 ग्राम के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पहले से बिल्कुल मॉइस्ट तो है नहीं, ड्राई है ये तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा फर्स्ट कंटेनर में, तो अपन आंसर देना शुरू कर रहे हैं इस वाली प्रॉब्लम का। तो मैं आंसर देना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देंगे बेटा। फर्स्ट वाले कंटेनर की बात कर लेते हैं। तो पहले अपन ध्यान देंगे वेपर प्रेशर P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 1 ग्राम के बराबर वेपर्स हो गई, ठीक है। अब ये 1 ग्राम के बराबर वेपर हो गई एयर जो है वो 1 ग्राम के बराबर मॉइस्ट एयर है। अब इसमें 0.5 ग्राम का गेन हो रहा है। गेन कितने का हो रहा है? 0.5 ग्राम का। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेपर्स होंगी उनका प्रेशर इस सॉल्यूशन के मास में गेन हो रहा है, गेन इन मास ऑफ सेकेंड कंटेनर, यानी कि इस वाले सॉल्यूशन के मास में गेन हो रहा है। तो अगर गेन होगा तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसका मतलब यहां पर जो वेपर्स जाएंगी वो जाएंगी 0.5 की, क्योंकि 0.5 तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब यहां 1 ग्राम की वेपर्स थी, 1 ग्राम वेपर्स इन एयर, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां पे 1 ग्राम की वेपर जैसी आई तो यहां पे वेपर प्रेशर, अगर यहां पे वेपर प्रेशर कम होगा तभी तो ये गेन करेगी। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा P2 वो होगा 0.5 ग्राम के प्रोपोर्शनल, क्योंकि 0.5 ग्राम गेन हो जाएगा। तो यहां पर P2 को हम लोग बोल सकते हैं 0.5 ग्राम के प्रोपोर्शनल है। अब जो एयर आएगी यहां पे वो आएगी 0.5 ग्राम वेपर्स इन एयर, ठीक है ना। हाँ, यहां पर अपन 0.5 ग्राम के बराबर आएगी। तो जैसी यहां पे आई तो यहां पे अगेन थर्ड वाले कंटेनर में 1 ग्राम का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे 0.5 ग्राम की वेपर्स आ रही है पहले से एयर में। अब यहां पर 1 ग्राम का लॉस हो रहा है, तो यानी कि यहां पे वेपर प्रेशर 1.5 ग्राम होगा, तभी तो 1 ग्राम एब्जॉर्ब करेगी अपन एयर जो है। इसका मतलब यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा P3 दैट विल बी 1.5 ग्राम। अगेन समझ लीजिए, यहां पर एयर जैसी पास होगी तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा जितना भी वो सारी एयर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। 1 ग्राम का अगर लॉस हो रहा है तो 1 ग्राम के बराबर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगी। अब आगे 1 ग्राम के आ गई, तो यहां 1 ग्राम के वेपर्स है, तो यहां पर गेन अगर हो रहा है तो यहां वेपर प्रेशर अपन 1 ग्राम जो वेपर से वो ज्यादा प्रेशर रख रही है और यहां पे प्रेशर कम होगा, तभी तो ये गेन करेगी। यानी कि यहां पे वेपर प्रेशर 0.5 ग्राम होगा, तभी ये 0.5 एब्जॉर्ब कर लेगी। अब आगे वेपर जो जाएगी वो 0.5 ग्राम की जाएगी। इसका मतलब यहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तभी अपन अगेन लॉस होगा। तो यहां पे 1.5 होगा, क्योंकि 0.5 तो पहले से ही है, तो 1 ग्राम और अपन लॉस होने के लिए 1.5 ग्राम इसका वेपर प्रेशर होगा। तो P3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.5 ग्राम। तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 1, आंसर फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, यानी कि वेपर प्रेशर P3 सबसे ज्यादा रहेगा, देन P1, देन P2। सेकेंड वन हम लोग कंसंट्रेशन बता सकते हैं, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा डेफिनेट है कि उसका जो वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसके अंदर सोल्यूट कम होगा। इसका मतलब P3 में जो है वो अपन सोल्यूट के मोल जो है, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूट के मोल कम होंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो C3 लेस देन C1 इज लेस देन C2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और थर्ड वन क्योंकि वॉल्यूम सेम है और मोलर मास सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन होती है मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल होता है मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास सेम है, सेम सोल्यूट था। तो इसका मतलब मास जिसका अपन ज्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो C2 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि C2 का ही मास ज्यादा होगा, तभी अपन कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि मोलर मास तो सेम है। तो C2 का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये कंफर्म हो गया कि इसका मास ज्यादा होगा। तो मास इन सेकेंड कंटेनर इज ग्रेटर देन मास इन फर्स्ट कंटेनर इज ग्रेटर देन मास इन थर्ड कंटेनर। तो M3 जो है ये अपन पर आ गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। ठीक है बेटा, चलिए इस प्रॉब्लम को अपन एंजॉय करें और समझ लें अच्छे से, और वीडियो को अच्छे से देख करके अपन लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव के चौहान SK सितर के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू बेटा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ओके माय डियर।